हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम उसका ये प्रायोगिक अध्ययन वो किस प्रकार से करते हैं और उसके कौन कौन से रिजल्ट आएंगे और उनकी हम सब की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, बड़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। अक्सर यहाँ से इस टॉपिक से कम 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चों के ये वाले क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि वो समझते नहीं है इसको, या फिर समझते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। या कहने का मतलब है कि ज्यादातर विद्यार्थी इस टॉपिक का आगे तक जो मतलब मटेरियल होगा उसका क्या लगाएंगे, रट्टा लगाएंगे। बट आपको अभी रट्टा नहीं लगाना है, आपको फुल कॉन्सेप्ट समझना है। उम्मीद करूंगा मैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको कितना ये समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब किसी धात्विक सतह पर प्रकाश को आपतित करवाया जाता है और उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनका संबंध यदि हम किसी बंद परिपथ से करते हैं तो वहां पर क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी और उस धारा का ही क्या नाम है, प्रकाश विद्युत धारा। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा आपको देलीय आवृत्ति के बारे में भी पता होना चाहिए और कार्यफलन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम इसका जो प्रायोगिक अध्ययन है यानी कि इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम जो प्रायोगिक अध्ययन है वो होलबॉक्स तथा लेनार्ड ने किया। होलबॉक्स तथा लेनार्ड ये दो वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या किया, एक धात्विक सतह पर प्रकाश को आपतित करवाया और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और उनका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने जो सेटअप लिया उसमें क्या क्या लिया, उन्होंने एक निर्वात नलिका ली। निर्वात नलिका में कैथोड और एनोड को परस्पर कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया और निर्वात नलिका पर प्रकाश को आपतित करवाने की एक उचित व्यवस्था की गई। यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया उन्होंने, जिससे कि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार की उन्होंने एक व्यवस्था की। ठीक है, और फिर उन्होंने इस परिपथ में एक दिक् परिवर्तक जोड़ दिया। दिक् परिवर्तक का मतलब यह है कि यहाँ पर हम आरोपित विभवांतर की जो ध्रुवता है वो चेंज कर सकते हैं। यदि हम बात करें, यहाँ पर देखो ये वाला प्लस है तो प्लस से सीधा जुड़ा हुआ है इससे, यानी कि किससे, एनोड से जुड़ा हुआ है। तो एनोड को हम क्या कर रहे हैं, कौन सा विभव दे रहे हैं, प्लस विभव दे रहे हैं। यदि एनोड को माइनस विभव देना चाहें तो इस तार को हम यहां से हटाकर यहां पर जोड़ देंगे और इस तार को यहां से हटाकर यहां पर जोड़ देंगे। दिक् परिवर्तक का मतलब है वोल्टेज की जो ध्रुवता है वो चेंज करने वाला। ठीक है, और परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए एक माइक्रो एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं और परिपथ में प्रवाहित धारा का विभवांतर यानी कि कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए परिपथ के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को संयोजित कर देते हैं। और यहाँ पर एक विभव विभाजक है, यानी कि हम विभव का मान कम ज्यादा कर सकते हैं। विभव को कंट्रोल करने वाली युक्ति यहाँ पर हमने संयोजित कर रखी है और इस पर आरोपित करने के लिए, इस पर विभवांतर आरोपित करने के लिए हमने एक बैटरी को भी संयोजित कर रखा है। ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इस सेटअप के बारे में कि सर्वप्रथम होलबॉक्स तथा लेनार्ड ने धात्विक सतह पर प्रकाश को उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाकर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने एक निर्वात नलिका ली। निर्वात नलिका की कुछ दूरी पर उन्होंने कैथोड और एनोड को व्यवस्थित किया। निर्वात नलिका पर प्रकाश को आपतित करवाने के लिए एक उचित व्यवस्था की गई और फिर उस पर कैथोड और एनोड पर आरोपित विभवांतर को आरोपित करने के लिए एक इस प्रकार का परिपथ उन्होंने लिया जिसमें हम आरोपित विभवांतर की दिशा या ध्रुवता को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट में लिख देना दिक् परिवर्तक की सहायता से। परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में माइक्रो एमीटर का संयोजन कर देते हैं तथा आरोपित विभवांतर को मापने के लिए परिपथ के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को संयोजित कर देते हैं और इस परिपथ में एक विभव विभाजक भी लगा हुआ होता है। इतनी बातें आपको इस सेटअप के बारे में लिखने हैं। अब आपको इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि हम काम कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझना है। तो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव बड़े अच्छे ढंग से समझना आपको। प्रकाश विद्युत धारा का विभव पर प्रभाव देखिए। अब इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो आरोपित विभव है उसको रखते हैं शून्य। आरोपित विभव को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं
और शून्य करने के पश्चात जो आपतित प्रकाश है उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी और उसकी जो तीव्रता है इंटेंसिटी आई, इन दोनों को हम कर देते हैं फिक्स, नियत कर देते हैं। ठीक है, नियत करके फिर हम देखते हैं कि ये जो आवृत्ति है आपकी उचित आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि दैलीय आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जो आवृत्ति है ना, प्रकाश जो हम इस पर आपतित करा रहे हैं, इसकी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो दैलीय आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और एक फिक्स, हम उसकी जो तीव्रता है प्रकाश की उसको भी हम फिक्स कर देते हैं कि इतनी इस प्रकार से। फिर हम देखते हैं कि जैसे इस पर हमने प्रकाश को आपतित करवाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं यहां से कैथोड से उत्सर्जित होकर, कुछ इलेक्ट्रॉन हैं कैथोड से उत्सर्जित होकर यहां पर बाहर आ गए, ठीक है। बट इनके पास में एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर एनोड पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास में गतिज ऊर्जा इतनी नहीं है कि ये एनोड तक पहुंच जाएं। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचेगा तो इस वाले परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। बट यहाँ पर हमने बैटरी से धारा प्रवाहित नहीं करवा रखी है। एक बार क्यों नहीं करवा रखी है? हमने विभव को कितना ले रखा है? एक बार 0 ले रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपने जो आवृत्ति फिक्स की थी उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यानी कि आपतित आवृत्ति को हम दैलीय आवृत्ति से कुछ और बढ़ा देते हैं। तो आवृत्ति को इंक्रीज करने पर, जैसे मान लीजिए पहले आपने 50 हर्ट्ज आवृत्ति आपतित करवाई थी, अब मान लीजिए आपने 60 हर्ट्ज आवृत्ति है वो इस पर आपतित करवा रहे हो, और 60 हर्ट्ज आपतित करवाने के पश्चात उसको भी आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। उसके बाद में आवृत्ति आपको चेंज नहीं करनी है। तब कुछ एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आने के पश्चात वो कहां पर पहुंच जाएंगे? एनोड पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं किसमें? निर्वात नलिका में, ठीक है। सुनते रहे आप लगातार। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कैथोड से एनोड तक पहुंचेगा तो इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। और धारा को कौन मेजरमेंट कर लेगा? आपका माइक्रोमीटर। यानी कि यहाँ पर एक इस प्रकार का एक मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे उसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसका जो संकेतक है वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो हम समझ गए कि यहां से क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। बट आपने यहां से बैटरी से कोई भी धारा इसको अप्लाई नहीं की है, फिर भी यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? इस प्रकाश के कारण प्रवाहित हो रही है। क्योंकि जैसे इस उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड से एनोड की तरफ गए, तो जाने पर इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। और जो धारा प्रवाहित हो रही है उसी का क्या नाम है? प्रकाश विद्युत धारा। अब हम एक ग्राफ बना रहे हैं, उसकी सहायता से आपको ढंग से समझ में आएगा। इधर मैं ले रहा हूं विभव जो आपने आरोपित करवाया, और इधर ले रहा हूं मैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल आई से, ठीक है। आरोपित विभवांतर आपको कितना लेना है? शुरू में 0 लेना है, तो मैंने 0 इंडिकेट किया, ठीक है। उसकी कुछ आवृत्ति को बढ़ाकर आपने फिक्स कर दिया, 50 से 60 हर्ट्ज किया। शुरू में आपने 50 हर्ट्ज किए, इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो रहे थे, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हुई। बट जैसे ही आपने उनकी आवृत्ति को फिक्स कर दिया, कितनी कर दी? 60 हर्ट्ज कर दी, और तब वहां से यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ कम संख्या में इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच रहे थे। कहने का मतलब है इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही थी। कितनी प्रवाहित हो रही थी वो आपको माइक्रोमीटर बता देगा। तो कहने का मतलब है जब विभव 0 था तब इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, और हमने मान ली कि धारा इतनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये काम फिक्स कर रखा है, आवृत्ति आपने फिक्स कर रखी है, तो धारा का मान इससे ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। और तीव्रता भी आपने फिक्स कर रखी है, ठीक है। ये कंडीशन है इसके लिए, मेन कंडीशन। अब देखिए इन दोनों को फिक्स रखते हुए फिर हम क्या करते हैं? विभव विभाजक की सहायता से वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि V के मान को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी कि V अब आपका इधर बढ़ेगा, ठीक है। आपने इतना सा V बढ़ाया तो धारा का मान और कुछ बढ़ा, ठीक है। V और बढ़ाया तो धारा का मान और बढ़ गया, V और बढ़ाया तो धारा का मान और बढ़ गया, V और बढ़ाया धारा का मान और बढ़ गया, ठीक है। V और बढ़ाया फिर धारा का मान नहीं बढ़ा, V बढ़ाया धारा का मान नहीं बढ़ा, धारा का मान नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो कुल मिलाकर जो ग्राफ आया हमारे पास में किस प्रकार से आया? ये इस प्रकार से आ गया, ऐसे।
कहने का मतलब है आपको इस पॉइंट के पश्चात यदि आप विभव का मान बढ़ा रहे हैं, विभव का मान आप कितना भी बढ़ा रहे हैं, बट धारा का मान अब क्या है, नहीं बढ़ रहा है। धारा का मान नहीं बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त धारा। संतृप्त धारा, धारा क्या होगी, संतृप्त होगी। कहने का मतलब यही है कि आपने कुछ विभव बढ़ाया तो धारा का मान कुछ बढ़कर क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अब इससे ज्यादा धारा का मान नहीं बढ़ सकता है, चाहे आप विभव कितना ही बढ़ा लें। ठीक है, ये कंडीशन समझनी है एक तो। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इस दिक् परिवर्तक की सहायता से, फिर आपने इस दिक् परिवर्तक की सहायता से जो आरोपित विभवांतर है उसकी ध्रुवता चेंज कर दी। यानी कि एनोड को आपने इस कंडीशन में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो एनोड को आपने क्या कर दिया, माइनस। एनोड को आपने माइनस से जोड़ दिया और कैथोड को आपने क्या दे रखा था, माइनस दे रखा था, इसको आपने किससे जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया। अब देखें यहां पर देखें, ये वाला जो प्लस है आप क्या करोगे, ये तार यहां से हटाकर आप यहां जोड़ दोगे सीधा, और ये तार यहां से हटाकर सीधा इधर जोड़ दोगे ऐसे। तो यहां से जो भी प्लस वाला जो टर्मिनल है वो सीधा किस से इंडिकेट हो जाएगा, सी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप सी को तो क्या दे दोगे, एक बार प्लस, और ए को क्या दे दोगे आप, इस प्रकार से इधर से ऐसे माइनस दे दोगे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझे आप, ठीक है। अब आप इसको माइनस दे रहे हैं, किसको, एनोड को माइनस दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन, एनोड पर इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित हो जाएंगे माइनस देने के कारण। यहां पर जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बोलेगा कि चल तेरा इधर कोई काम नहीं है तो उधर ही चल वापस, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एनोड है, ये एनोड अब क्या करेगा, जो इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको वापस सी की तरफ भेजने का प्रयास करेगा, सी की तरफ भेजने का प्रयास करेगा। तो धारा का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। धारा का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो धारा है जितनी है, मान लीजिए 50 माइक्रोमीटर है, ठीक है, 50 माइक्रो एम्पियर है। अब जैसे आपने नेगेटिव इधर किया तो धारा क्या हो जाएगी, इससे कुछ क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। फिर आपने और विभव बढ़ाया किधर, विपरीत दिशा में। विभव किधर बढ़ाया आपने, विपरीत दिशा में विभव बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे यहाँ पर विभव बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वापस भेजने का काम करेगा, ठीक है, भेजने का काम करेगा। यानी कि विभव क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और धारा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। अब यहां पर इस ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है, एक बार इसको मैं बना दूं। ये लाइन ऐसे थोड़ी कुछ यहाँ पे गोलाई है ना, थोड़ा मैंने ब्रेक कर करके बनाया इसलिए कुछ इसमें थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है यहाँ पर। तो आप देखें, दोबारा सुनिए इसको एक बार, आप ढंग से सुनिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैं विभो, यहाँ पे एक स्विच होता है, तो इस स्विच के साथ जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण पर ज्यादा लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं आ पाएंगे। और एक कंडीशन लास्ट में ऐसी आ जाएगी एक निश्चित विभव पर कि वह विभव आरोपित करने पर एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ नहीं आएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ नहीं आएगा, यानी कि इससे प्रतिकर्षित होकर पुनः इधर ही मूव कर जाएगा। तो कहने का मतलब है अब कैथोड और एनोड के मध्य एक भी इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। प्रकाश विद्युत धारा कौन सी धारा, यानी कि जो आपने प्रकाश, यहाँ पर जो प्रकाश आपतित करवाया था और आपतित करवाने जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब यानी कि इस प्रकाश के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी कि इस विभव पर, यानी इतना यदि आपने नेगेटिव विभव यहाँ पर बढ़ा दिया तो इस विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इधर देखिए सीधा शून्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये विभव है, इस विभव का नाम है अंतक विभव, निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसके 2-3 नाम है तो आप याद रखें, अंतक विभव या फिर निरोधी विभव, निरोधी विभव, ठीक है। अंतक विभव या निरोधी विभव, इसको हम लिखते हैं वी नोट से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि निरोधी विभव क्या है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता है, ठीक है। निरोधी विभव क्या है,
अब सुन लीजिए, कैथोड और एनोड के मध्य आरोपित कौन सा नेगेटिव विभवांतर, कौन सा नेगेटिव विभवांतर, कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित वह ऋणात्मक विभवांतर जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए तो आरोपित विभवांतर ही क्या कहलाएगा, अंतक विभव या निरोधी विभव। दोबारा सुन लीजिए, कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित वह निश्चित न्यूनतम ऋणात्मक विभवांतर जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह न्यूनतम विभवांतर ही क्या कहलाएगा, अंतक विभव या निरोधी विभव। ठीक है, निश्चित न्यूनतम ही क्यों, ठीक है। अब देख लीजिए, आपने विभव मान लीजिए कि यहाँ पर आपने -5 वोल्टेज किया, तो -5 वोल्टेज करने पर यहाँ पर जो धारा आ गई माइक्रोमीटर में, माइक्रो एमीटर में, वो क्या हो गई, शून्य हो गई। अब यदि इसको आप -6 करोगे, -7 करोगे, -8 करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण इधर बढ़ेगा ही, प्रतिकर्षण बढ़ेगा ही, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा है वो तो क्या शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब एक भी इलेक्ट्रॉन इसके कारण इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी जरूरी है। तो आपको क्या समझ में आई, अब दोबारा सुन लीजिए, शॉर्टकट में, बहुत ही शॉर्टकट में सुन लीजिए। आपको इसमें लिखना क्या है, ये तो समझाने का तरीका था, अब लिखना क्या वो सुन लीजिए। प्रकाश विद्युत धारा पर देखना, प्रकाश विद्युत धारा पर आपको विभव का प्रभाव चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यह लिखना है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती व तीव्रता को नियत रखते हुए, आपतित प्रकाश की आवर्ती व तीव्रता को नियत रखते हुए कैथोड व एनोड पर आरोपित विभवांतर को परिवर्तित करके हम स्टडी करते हैं, यानी प्रकाश विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं। और फिर आपको इसके बारे में लिखना है कि जैसे जैसे हमने पहले विभव को शून्य किया तो प्रकाश विद्युत धारा शून्य नहीं थी, यानी प्रकाश विद्युत धारा शून्य नहीं थी, प्रकाश विद्युत धारा कुछ प्रवाहित हो रही थी। फिर जैसे ही आपने विभवांतर की ध्रुवता बदली, बदलने पर धीरे धीरे प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हुआ और एक निश्चित ऋणात्मक विभवांतर पर इस प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। उस विभव को अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, और निरोधी विभव की यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है, वो इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो निरोधी विभव है वह आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे ही आपने आपतित प्रकाश की आवर्ती 60 हर्ट्ज से यदि 70 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज इसको इंक्रीज कर दिया आपने, तो ये निरोधी विभव का मान भी कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ग्राफ आपको कुछ और मिलेगा, ग्राफ आपको कुछ क्या मिलेगा और मिलेगा, निरोधी विभव का मान कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो निरोधी विभव का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ किस किस के मध्य खींचा आपने, प्रकाश विद्युत धारा और निरोधी विभव के बीच में। ओके, अब यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट बात देखनी है कि यहां से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों हैं, इनका संबंध सीधा सीधा किससे है, निरोधी विभव से है, निरोधी विभव से है। क्यों, क्योंकि यहां से जो उत्सर्जित होने वाले जो सभी इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह एक समान नहीं होती, गतिज ऊर्जाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पकड़ना है कि जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, गतिज ऊर्जा क्या हो, जिसकी मैक्सिमम हो, जिसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी वही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक यानी सी से ए तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो उसकी चाल भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि इसकी चाल को लिख रहा हूं वी, ये वाला वी लिख रहा हूं, ये वाला वी विभव और ये वाला वी चाल और ये क्या है, आवर्ती। इन तीनों में अंतर आप डिफरेंट कर लेना भाई। ठीक है, निरोधी विभव है तो वी नोट और देली आवर्ती है तो न्यू नोट, चाल मैक्सिमम है तो वी मैक्सिमम, इस प्रकार से। तो आपको समझने की बात, आपको जो समझने वाली बात यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अधिकतम चाल वाला इलेक्ट्रॉन या फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह भी सी से ए तक नहीं पहुंच पाए, सी से ए तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन यदि सी से ए तक पहुंच जाता है, यहां से यहां तक पहुंच जाता है, तो यहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य कब होगा, जब भी होगा जब अधिकतम वेग वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ एनोड तक न पहुंचे। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर हमने एक लाइन लिख रखी है, उस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम निरोधी विभव के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर जो एनोड है, एनोड पर आरोपित जो निरोधी विभव है उसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा,
जितना कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य है उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्या है, एक प्रकार से क्या ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है ये कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। तो मैक्सिमम है तो v भी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये है निरोधी विभव के रूप में ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये निरोधी विभव के रूप में ऊर्जा। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V0 यहाँ पर निरोधी विभव है, n यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल है और K मैक्सिमम यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा है। यह फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें सीधा सीधा। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, बस इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के आप अपने नोट्स में लिख ले। अब आपको पॉइंट नंबर 2 देखना है, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, इसमें हम क्या करेंगे, कैथोड व एनोड पर आरोपित प्रकाश की आवृत्ति और आरोपित विभवांतर इन दोनों को नियत रखते हुए प्रकाश विद्युत धारा I और आपतित प्रकाश की तीव्रता के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसमें आपने फिक्स किस को किया था, आवृत्ति को किया था और तीव्रता I को फिक्स किया था। ठीक है, अध्ययन किस के मध्य किया था, विभवांतर व आरोपित विभवांतर V के मध्य। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकाश की आवृत्ति को फिक्स रखेंगे और विभवांतर इन दोनों को फिक्स रखेंगे और अध्ययन किसके बारे में करेंगे, I और I के बारे में। ये I है वो क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, और ये I क्या है, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पर चले हम एक बात करते हैं कि इससे जो पीछे वाला जो आपने ग्राफ बनाया था वो कुछ इस प्रकार से बनाया था। ग्राफ ऐसे बनाया था, इधर विभव V और इधर प्रकाश विद्युत धारा I। यहां पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो I है। ठीक है, आपने एक प्रकाश यहाँ पर आपतित करवाया और उसकी प्रारंभ में जो तीव्रता रखी आपने क्या रखी, I1 रखी। ठीक है, जितने I1 का मान जितना है उतना है रखी, और इसके लिए जो ग्राफ बना इस प्रकार से बना। अब आपने क्या किया, जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है उसको आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। I1 से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया, I2 कर दिया, कुछ इंक्रीज किया। तो आपको पता चला कि जो संतृप्त धारा है, ये वाली जो संतृप्त धारा है, इसका मान भी कुछ क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़कर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, I2 के लिए फिर आपने प्रकाश से आपके प्रकाश की तीव्रता है उसको और इंक्रीज किया, I2 से भी कुछ आपने ज्यादा कर दिया, I3 कर दिया। तो आपने देखा कि संतृप्त धारा का मान है अब कुछ और बढ़ गया, संतृप्त धारा का मान है I3 के लिए क्या हो गया, कुछ और बढ़ गया इस प्रकार से। यहां पर एक मिस्टेक हो रही, ठीक है, और तीनों ही कंडीशनों में आपको ये मिलेगा कि जो निरोधी विभव है V0 वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यदि आपने आवृत्ति फिक्स कर रखी है, चाहे आप तीव्रता चाहे कितनी कम ज्यादा करें, बट उसके लिए निरोधी विभव का मान है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यदि आपने यहाँ पर ये लोहे के लिए, ये आपने अब जो कैथोड है वो लोहे के लिए बना रखा है, तो लोहे के लिए निरोधी विभव का मान इस आवृत्ति के लिए जितना होगा उतना ही रहेगा। यदि -1 वोल्ट है तो यहाँ पर आप तीव्रता चाहे कितनी इंक्रीज करें कितनी कम करें, डिक्रीज या इंक्रीज करें, बट निरोधी विभव का मान कितना रहेगा, -1 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे जिंक ले रखा है तो जिंक के लिए यदि आपको निरोधी विभव किसी निश्चित आवृत्ति के लिए मान लीजिए कि 0.2 वोल्ट मिल रहा है, तो आपको ये 0.2 वोल्ट ही मिलेगा, चाहे आप तीव्रता में कितना ही उतार चढ़ाव करें। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि जैसे ही हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, शब्दों पर जाएं आप,
प्रति सेकंड जो उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से हम किसको इंगित कर रहे हैं, धारा की वृद्धि को इंगित कर रहे हैं, यानी कि धारा भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, तो एक बात आपको समझनी है कि उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी धातु से जो उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड करते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। यदि आप तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धारा बढ़ने से संतृप्त धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यदि हम संतृप्त धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ आपको क्या मिलेगा, सीधी रेखा के रूप में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। यदि इधर आपने तीव्रता बढ़ाई है तो संतृप्त प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत धारा का जो संतृप्त मान है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या समानुपाती हैं, यानी कि आई और ये वाला आई दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती हैं। तीव्रता ज्यादा बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तीव्रता से मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कि इस क्लासरूम में मैंने मान लीजिए कि 5 ट्यूबलाइट जला रखी हैं, ठीक है, इनमें से यदि मैं 3 ट्यूबलाइट है वो ऑफ कर दूं तो प्रकाश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कम हुआ, उसकी तीव्रता कम हो गई। यदि मैं 5 की जगह 10 ट्यूबलाइट जला लूं एक साथ तो इसका मतलब क्या है, मैंने तीव्रता है अब इंक्रीज करवा दी, यानी तीव्रता मैंने बढ़ा दी। तो तीव्रता से मतलब समझ रहे हैं ना आप, कम ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और भी है कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ा, मान लीजिए ये अपनी धातु की प्लेट है और इस प्रकाश स्रोत की यदि हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो तीव्रता है वो लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अरे यही बात है, सिंपल बात है। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि आग जल रही है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ समय पश्चात आपको इससे दूर हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आग की जो तीव्रता है वो क्या है, ज्यादा है। तो आप कुछ क्या करोगे, उससे कुछ दूरी बना लोगे, तो दूरी बनाओगे तो उसकी आग की जो तीव्रता हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि दूरी के साथ तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो तीव्रता है दूरी के साथ इस प्रकार से संबंध रखती है। ये भी एक लाइन है, कोई ज्यादा कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या इसमें आपको ये लिखना है कि कैथोड व एनोड के मध्य आरोपित कैथोड व एनोड पर आरोपित विभवांतर व कैथोड पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखते हुए प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। हम उनके दोनों के लिए विश्लेषण करेंगे तो हम देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः प्रकाश विद्युत धारा का भी मान बढ़ता है। और यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बारी बारी से यदि हम बढ़ाकर देखते हैं तो संतृप्त धारा का मान भी बढ़ जाता है, परंतु निरोधी विभव का मान क्या रहता है, नियत रहता है। अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो निरोधी विभव पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हो कि निरोधी विभव है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कभी भी यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लाइनें उनसे यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यहाँ से जितनी भी बातें करें ना हम, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बीच में से। ठीक है, तो आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला ग्राफ दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप पॉइंट नंबर 3 देखें, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवर्ती का हरवा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं वो सुन लीजिए पहले। कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, कैथोड व एनोड पर आरोपित विभवांतर, इन दोनों को नियत रखते हुए यदि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति यदि उसको हम देहली आवृत्ति से कम रखें तो प्रकाश विद्युत धारा I का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी प्रकाश विद्युत धारा I बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति यदि आपने देहली आवृत्ति से कम कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। इसके पश्चात यदि आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उसको देहली आवृत्ति से कुछ आपने ज्यादा कर दिया तो प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ बढ़कर क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ बढ़कर संतृप्त हो जाता है। तो चले हम ग्राफ बनाते हैं। ये आवृत्ति और इधर प्रकाश विद्युत धारा I। यदि आपने आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है 0 करी तो क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी।
फिर आपने धीरे धीरे इस आवर्ती को बढ़ाना शुरू किया। मान लीजिए कि मान लीजिए कोई भी आपके लिए जो धातु है, उस धातु के लिए मान लीजिए कि जो देल्य आवर्ती है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऐसे आपने आवर्ती आपतित की, इसकी आवर्ती धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब तक आवर्ती 50 हर्ट्ज नहीं होगी तब तक यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कहने का मतलब है आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ा रहे हो लेकिन विद्युत धारा क्या है, शून्य है। तो ग्राफ आपका इस लाइन पर ही चल रहा है। फिर जैसे ही आवर्ती का मान देल्य आवर्ती के बराबर आएगा तो कुछ धारा प्रवाहित होगी, कुछ धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और जैसे फिर आपने 50 हर्ट्ज से इस आवर्ती का मान कुछ ज्यादा किया आपने, तो धीरे धीरे फिर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और बढ़कर फिर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस आवर्ती के संगत यानी कि ये देल्य आवर्ती पश्चात आपने इतनी आवर्ती बढ़ाई तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है। इसके पश्चात यदि आप आवर्ती बढ़ा रहे हो तो प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो गई, संतृप्त हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। अब यहाँ पर हमने इससे जो नंबर 1 में आपने ये डिपेंड किया था कि V0 ये डिपेंड करता है आवर्ती पर, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं और है कि भिन्न भिन्न आवर्तियों के लिए यानी कि भिन्न भिन्न आवर्ती आरोपित करने पर निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। बट जो संतृप्त धारा मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, इतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए कि आपने जो आरोपित आवृत्ति है मान लीजिए वो कुछ आपने इंक्रीज की तो इसके लिए आपको मान इतना मिला। फिर आपने आवर्ती का मान मान लीजिए कि 70 किया तो 70 के लिए आपको निरोधी विभव कुछ मिलेगा, 80 के लिए निरोधी विभव आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है, 90 के लिए आपको निरोधी विभव कुछ और मिलेगा। बट जो संतृप्त धारा है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। संतृप्त धारा सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्रत्येक आवर्ती के लिए जो संतृप्त धारा है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक धातु है ये, आपने यहाँ पर 50 किया, 60 किया, 70 किया, 80 किया। ठीक है, इस प्रकार से आप बढ़ा रहे हो। मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 हर्ट्ज कर दिया तो 100 हर्ट्ज के बाद में क्या हो गई, आपकी धारा नियत हो गई। यहाँ पर भी आपको हम क्या समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि जो आरोपित आवर्ती है वह यदि आप भिन्न भिन्न ले रहे हो, यदि आपने 60 हर्ट्ज ली तो धारा इतनी ही प्रवाहित होगी। ठीक है, 17 ली धारा इतनी प्रवाहित होगी, 80 ली तो धारा इतनी प्रवाहित होगी, तो उसके पश्चात धारा क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। तो भिन्न भिन्न आवर्तियों के लिए जो निरोधी विभव का मान है वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है देहली आवर्ती। तो देहली आवर्ती का जो मान है वह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। या कहने का मतलब ये है कि देहली आवर्ती का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। देहली आवर्ती का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं, कई बार एग्जाम में आ भी गया है। ये आपके पास में दो धातु हैं। धातु एक आपके पास में ए है और दूसरी क्या है, धातु बी है। ठीक है, इधर मान लीजिए प्रकाश विद्युत धारा आई है और इधर आवर्ती है। ठीक है, जहां से ये धारा और आवर्ती के मध्य जो ग्राफ होता है, जहां से ये ग्राफ ऊपर उठना स्टार्ट होता है, यहां पर इस धातु की क्या होगी, देहली आवर्ती होगी। क्या होगी, देहली आवर्ती होगी, न्यू नोट होगी, न्यू नोट ए होगी। और यहाँ पर इस धातु बी की क्या होगी, यहाँ पर देहली आवर्ती होगी, न्यू नोट बी होगी। यहाँ पर इसका जितना मान 50 हर्ट्ज तो इसका मान 50 हर्ट्ज हो जाएगा, इसका मान 70 तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 70 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे बता सकते हैं क्या कि किस धातु के लिए निरोधी विभव का मान ज्यादा होगा, किस धातु के लिए निरोधी विभव का मान ज्यादा होगा, किस धातु का जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या होगा, आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य वो ज्यादा होगा। तो इसमें एक संबंध होता है कि जो देहली तरंगदैर्ध्य लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट होता है। यह फॉर्मूला आप याद रखें।
इस फॉर्मूले की सहायता से हम बता सकते हैं कि किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है और किसका तरंगदैर्ध्य कम है। धातु ए की दैर्ध्य आवृत्ति क्या है? कम। धातु बी की दैर्ध्य आवृत्ति क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो धातु ए के लिए जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या है? यदि ये वाला मान कम है, यदि ये वाला मान कम है तो इसका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो धातु ए के लिए जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, और बी के लिए तरंगदैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखें। कई बार न्यूमेरिकल्स में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सीधा ये ग्राफ दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि धातु ए व बी की वे में से किसकी दैर्ध्य आवृत्ति ज्यादा है, तो ये तो आप ग्राफ में सीधा देकर बता दोगे। बट तरंगदैर्ध्य के बारे में पूछ लिया जाए कि ए और बी में किसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान ज्यादा है, दैर्ध्य तरंगदैर्ध्य का मान ज्यादा है, तो आप इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके फिर बता सकते हैं कि इसका ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।